नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दो खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है खजुराहो और दूसरा है इंदौर। खजुराहो में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट दी थी, लेकिन वहां के कैंडिडेट ने जानबूझकर अपने नामांकन में कमी छोड़ी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में प्रचंड बहुमत से जीतने की संभावना है। आज एक बड़ी घटना हुई और वो घटनाक्रम ये हुआ है कि इंदौर में कांग्रेस ने जिस अक्षय क्रांति बम को टिकट दिया था, उन्होंने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये दो काम कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ये भारतीय जनता, क्योंकि ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि अक्षय के साथ नामांकन वापस करने के समय मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी में थे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के पास जब वो पहुंचे थे तो रमेश मेंदोला जो वरिष्ठ विधायक हैं वो साथ में थे। आखिर बीजेपी को क्यों ज़रूरत पड़ी? आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं। हम उनसे इसके अलावा भी और कुछ सवाल पूछेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, एज ए पत्रकार 40 साल से मेरा जर्नलिज्म कर रहा हूँ, खजुराहो और इंदौर यदि आप कुछ नहीं करते, चुनाव प्रचार नहीं करते, तो भी बीजेपी की झोली में थी। इसके बाद क्या जरूरत पड़ी थी आपने कि अधिकृत प्रत्याशियों को आप किसी से नामांकन गलत करा रहे हो, किसी से नामांकन वापस करा रहे हो? आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी इस सीमा पर क्यों आ रही है? देखिए रविंद्र जी, खजुराहो और इंदौर दोनों घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ अब कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ भी नहीं है, ये स्थिति है। खजुराहो के मामले में नामांकन, खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी को देना किसका निर्णय? कांग्रेस पार्टी का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं। खजुराहो के कांग्रेस के प्रत्याशी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं खड़ा था जो वहां जाकर नामांकन में सम्मिलित हुआ हो। एक कार्यकर्ता नहीं। अरे आपके इंडी घमंडिया गठबंधन के लोग थे, साथ खड़े होते। फिर कैंडिडेट यदि फॉर्म पर साइन तक नहीं कर पा रहा, वो कैंडिडेट जिनका प्रोफेशन है चुनाव लड़ने का, दीप नारायण यादव और उनका परिवार बरसों से चुनाव लड़ते आए हैं, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, निवाड़ी झांसी की सटी सीमा पर हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं उस परिवार के बारे में, लेकिन वो साइन खाली छोड़ देते। दोष भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, यही कहा जा रहा है ना कि आपकी मिली भगत थी इसलिए छोड़ा है। मैं वही आग्रह कर रहा हूँ आपसे कि मिली भगत का आरोप कोई प्रमाण नहीं जिसका। इंदौर में आपके यही अक्षय क्रांति बम जो आज भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार में, उन्होंने विधानसभा चुनाव में 4 नंबर से टिकट मांगा, खुलकर आरोप लगाया कि टिकट बेच दिए कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और आपने उनको लोकसभा का टिकट दिया। ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता और नेतृत्व की हार है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी की हार है। ये कांग्रेस जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण लूटकर अपने फेवरेट वोट बैंक को देना चाहती है, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी देश की संपत्ति लूटना चाहती है, नेशनल हेराल्ड करना चाहती है हर जगह, मेरी आपकी संपत्ति वसीयत में सैम पित्रोदा राहुल गांधी की चलेगी, वो तय करेंगे। अरे हर चीज नेशनल हेराल्ड है क्या? जो राम अभी मैं आपको मध्य प्रदेश में लाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, आपकी वो वाली बात जो आप कहना चाहते हो वो भी मैं पूरी सुनूंगा और अपने दर्शकों को सुनाऊंगा भी। लेकिन अभी दर्शक जो जानना चाहते हैं कि इंदौर में तो आज वरिष्ठ मंत्री कैलाश जी की गाड़ी में बैठे हुए हैं अक्षय क्रांति बम नामांकन वापस लेने से पहले, और उसके पीछे उनके बगल में बैठे हुए रमेश मेंदोला जी। तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि आखिर आपने ये नामांकन वापस क्यों लिया, जबकि आपकी वहाँ पहले से 5 लाख की लीड है। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं कि आज यदि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को अपनी पार्टी से प्रत्याशा समाप्त हो गई, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश में रविंद्र जी, आप तो प्रमाण है, पिछले 2 महीने में लगभग 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। दोष हमारा है, नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सनातन का विरोध करो, आप हिंदुत्व का विरोध करो, आप नवाबों का, निजामों का, सुल्तानों का पक्ष लो, आप अकबर को महान बताओ, आपके लिए शिवाजी राणा प्रताप महान नहीं है, तो ऐसी संस्कृति देश में नहीं चलेगी और भारत उसका विरोध कर रहा है। आप शेख सैयद मुगल पठान कब आते हैं ओबीसी में? पूरी दुनिया जानती है, पर आपने कर्नाटक में उनको पहले 4% आरक्षण दिया, स्पेशल रिजर्वेशन। बीजेपी की सरकार हमने विड्रॉ किया तो आपने पूरे 13% को कर दिया। इसलिए जी, मेरा सवाल कुछ है और आपके जवाब नहीं सर, वही उसका कारण निवेदन ये है। सर रविंद्र जी, कारण वही है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं कह रहा हूं आपकी सारी बात को मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, लेकिन अभी जो मेरा सवाल है कि इंदौर में आपके वरिष्ठ मंत्री अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए थे, उस संबंध में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, वो नामांकन वापिस ले रहा है और नरेंद्र मोदी जी की नीति के साथ माँ भारती के परम वैभव के लिए, भारत को विश्व गुरु के लिए संकल्पबद्ध है, तो उसको हम गाड़ी में नहीं बिठा लेंगे?
मना कर देंगे नहीं आप हमारी गाड़ी में मत बैठो आप। जब आपने कांग्रेस पार्टी त्याग दी तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और आज अक्षय बम, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में है और माँ भारती के पर्व के लिए वो काम करेंगे। ये कांग्रेस को सोचना है। 10 लाख कार्यकर्ता रविंद्र जी देश भर में, अकेले 5 लाख मध्य प्रदेश में। पंकज जी, जी। आप 5 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करा चुके हैं। अलग वो आपके जो न्यू ज्वाइनिंग वाली नरोत्तम टीम मिश्रा जी है उसके उन्होंने प्रमुख कहा हैं। है कि 4 लाख आए हैं, आप 5 लाख कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 5 लाख नहीं, आए चुनाव तक हैं। इसके बाद क्या कारण है कि आपके गृह मंत्री भोपाल आते हैं, रात को 12 बजे मीटिंग करते हैं, परसेंटेज नहीं बढ़ा तो विधायकों को मंत्रिमंडल से निकालने की धमकी देते हैं, और आपका फिर भी पहले 2% कम होता है, फिर 9% कम होता है, तो इसे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हो? आप कांग्रेसियों को लाने की बात कर रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, ये कमी नहीं है आपके अंदर? देखिए रविंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पद्धति को बखूबी जानते हैं। आपका 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव इस मध्य प्रदेश का और देश का है। 3 दशक से तो मैं आपके संपर्क में हूँ। अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं, सतत बैठक, नियमित संवाद, प्रवास भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का अविभाज्य हिस्सा है। 1951 में जब जनसंघ बना था तब भी यही शैली थी। 80 से भारतीय जनता पार्टी यही शैली है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, नियमित बैठक, संवाद, प्रवास हमारी प्रक्रिया होगी। मतदान का प्रतिशत सिर्फ इसलिए गिर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो तो आपके यहाँ आ रहे हैं तो आपका बदलाव चाहिए। मैं बता रहा हूँ सर, उसी बात पे आ रहा हूँ। हमारा तो बढ़ रहा है सर, पर कांग्रेस का इस मध्य प्रदेश में 20% वोट बैंक लगभग मिलता था हर चुनाव में, 20% के आसपास, विधानसभा लोकसभा, वो कम हो रहा है। लोग, उनको पता है कि हारना तय है तो नहीं जा रहे वोट डालने के लिए, स्पष्ट सी बात है। तो ये जो मत प्रतिशत कम हो रहा है, हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। हम तो चाहते हैं 100% मतदान हो। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी, जी, मेरे दर्शक सुन रहे हैं जी। आपने कहा है कि जो वोट परसेंटेज कम हुआ है वो कांग्रेस का कम जी, हुआ है जी। तो फिर चिंता बीजेपी में क्यों है? नहीं, किसने कहा? मीटिंगें आपके हो रही हैं, गृह मंत्री आपके मीटिंग कर रहे हैं, मैं वही धमकी आपके मंत्रियों को दी जा रही है। मैं सर वही आग्रह कर रहा हूँ कि अमित शाह जी ने कोई किसी को धमकी नहीं दी। वो हमारे, उन्होंने मीटिंग भी नहीं की। नहीं, आपके पार्टी कार्यालय में परसेंटेज बढ़ाने को मीटिंग नहीं हुई? पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई पर एजेंडा परसेंटेज बढ़ाने को लेकर नहीं था। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के संरक्षक हैं, धमकाने का काम नहीं करते। एज ए प्रवक्ता आप ये बात को मानते हैं कि जितना परसेंटेज कम होगा आपको फायदा है, आप खुश हैं? इस परसेंटेज से बीजेपी खुश है मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी हमेशा खुश रहने वाली पार्टी है। हम तो जनता के कृतज्ञ हैं कि हर परिस्थिति में वो नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति के साथ कमल के चुनाव चिन्ह को अपना आशीर्वाद देती आई है और आगे भी देगी। परिणाम बताएंगे 4 जून को आप। पंकज जी, अभी आप लंबे प्रवास पर गुना और सिपरी के उसमें थे, वहाँ की रिपोर्ट जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ अपने केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक बड़ा आश्वासन दिया है कि केपी की चिंता छोड़ दीजिए, केपी की चिंता हम करेंगे। तो वहाँ तो वो आश्वासन मिल गया, मैं वहाँ के हालात भी जानना चाहता हूँ, लेकिन भोपाल में अपने प्रज्ञा को हटाया, उसको बेचारी को कोई वो नहीं दे रहा आश्वासन कि तुम्हारी चिंता हम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता को समयकाल परिस्थिति के आधार पर संगठन जो दायित्व देता है उसका निर्वहन करता है। प्रज्ञा जी को आज से 5 वर्ष पूर्व संगठन ने कहा कि आपको भोपाल से लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनना है, प्रज्ञा जी प्रत्याशी थी। केपी सिंह जी को कहा कि आपको गुना से प्रत्याशी बनना है, केपी सिंह जी प्रत्याशी थे। पर आज 5 साल बाद संगठन ने तय किया कि केपी सिंह जी की भूमिका अलग होगी, प्रज्ञा सिंह जी की भूमिका अलग होगी। तो हर व्यक्ति रविंद्र जी इस पार्टी में कार्य करता है, मैं भी कार्य करता हूँ। मुझसे कहा कि आपका काम रविंद्र जी जैसे पत्रकार मित्रों से संवाद करना, पार्टी का पक्ष रखना, उसका हम निर्वहन करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ता, और सब कार्यकर्ताओं को संगठन ने जो कहा वही सर्वोपरि, वही स्वीकार, वही शिरोधार है। गुना सिपरी की क्या रिपोर्ट है? आप लगातार रह के आए हो वहाँ। मुझे लगता है कि गुना शिवपुरी की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं, बम्पर मार्जिन के साथ पूरे क्षेत्र में। गुना शिवपुरी नहीं, ग्वालियर चंबल मुरैना भी हम जीतेंगे। ग्वालियर चंबल आप समझिए, मध्य प्रदेश में हम 29 की जो बातचीत कर रहे हैं वो इस बार तय है। 28 सीटें थी, छिंदवाड़ा समेत हर सीट पर जनकृपा मोदी जी और कमल के चुनाव चिन्ह के साथ। जब 29 जीत रहे हो तो फिर ये प्रत्याशियों के तोड़फोड़ में क्यों लगे हुए हो? नहीं, हम रविंद्र जी कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे।
ये टूट जब वो आ जाते हैं तब आप बोलते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई पब्लिक जानती है। देखिए, अब पब्लिक को आप इतना वो क्यों समझ रहे हो कि बगैर पढ़ी लिखी है, गंवार है, ये हमारी बातों को मान लेंगे। ये सबको पता है कि आपने बाकायदा एक पार्टी संगठन में एक विंग बनाया है जिसको आपने न्यू ज्वाइनिंग विंग नाम दिया है। वो पूरे मध्य प्रदेश के संगठन से बोल रहे हैं कि जो लोग आना चाहते हैं उनसे संपर्क करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई खींच के ला रहे हो, जबरदस्ती ला रहे हो, उठा के ला रहे हो, पर आपके प्रयास है, इससे इनकार क्यों करते हो आप? देखिए रविंद्र जी, हम हमारे प्रयास कर रहे हैं, पर हम किसी भी राजनीतिक दल में तोड़फोड़ नहीं कर रहे। राजनीतिक दल में तोड़फोड़ क्यों है? इसलिए कि आपकी नीतियां, नेतृत्व दोनों खराब है। हम तो पूरे देश से आग्रह करते हैं, आप तुलना करो, एक और नरेंद्र मोदी जी, एक और राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि भारत को माता क्यों कहते हैं, जो कहते हैं मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो परिवारवाद की बात करते हैं, जो 50 लाख रुपए देकर 5,000 करोड़ की नेशनल की प्रॉपर्टी लेते हैं, जो बेल पर है, जो जेल में उनके समर्थन में, जो सनातन को मिटाने वाले घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और एक और नरेंद्र मोदी जी हैं जो माँ भारती के परम वैभव के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। कौन सी सरकार है आज भारत में 70 वर्ष से अधिक के किसी आय समूह के, किसी जाति धर्म के लोग हों, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना की पात्रता है, फॉर्म भरना चालू हो गए उनके। आज भारत में सड़कों का विकास देखिए, आज हम जहां खड़े हैं, हम आप दोनों से। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषणों में ये कोई उल्लेख ही नहीं कर रहे। आप इतनी अच्छी तरह से ये बता रहे हो, आखिर एक भाषण बता दीजिए प्रधानमंत्री का जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों का बखान किया हो। वो कर रहे हैं मंगल सूत्र छीन लेंगे, वो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे दी जाएगी। आखिर प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी अच्छी उपलब्धियों का उल्लेख क्यों नहीं कर रहे अपनी स्पीच? देखिए रविंद्र जी, दो चीज़ होती है, पक्ष और प्रतिपक्ष। और आप जब चुनाव के मैदान में हैं तो हम अपना पक्ष तो विकास का रखते ही हैं। अब बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट, 3 बिंदु, पहला बिंदु विकास, दूसरा बिंदु विकास और तीसरा बिंदु विकास। लेकिन प्रतिपक्ष की जो योजना है वो बतानी पड़ेगी कि ये प्रतिपक्ष ओबीसी का आरक्षण लूटने की योजना बना रहा है, ये प्रतिपक्ष मेरी और आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहा है, ये प्रतिपक्ष सनातन को मिटाना चाहता है, ये प्रतिपक्ष तुष्टीकरण करता है, ये प्रतिपक्ष परिवारवादी है, ये प्रतिपक्ष 370 धारा फिर से कश्मीर लागू करना चाहता है। आरक्षण की बात करते हैं राहुल गांधी जी, कश्मीर में था आरक्षण 370 तक नहीं था, कोई आरक्षण नहीं था, पर आज 370 हटने के बाद कश्मीर में वो सारे के सारे प्रावधान लागू हैं। SC, ST, OBC सबका रिजर्वेशन है। सब पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक आयोग का दर्जा किसने दिया? 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? रविंद्र जी, VP सिंह जी की वो सरकार जो बीजेपी के समर्थन थी। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न, इंदिरा जी को जीते जी भारत रत्न, राजीव जी को मरणोपरांत भारत रत्न, कांग्रेसियों को बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिखे, आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। तो इस कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं, राहुल गांधी जी शत्रु थोड़ी हमारे। पर राहुल गांधी जी जिस विचारधारा के साथ हैं वो विचारधारा परिवारवादी तुष्टीकरण वाली विचारधारा है, और वो विचारधारा भारत नहीं बर्दाश्त करना चाहता। हम 70 साल में जो पीछे गए कांग्रेस के कुशासन में, उसको अगले 25 साल में आगे लेके जाना। आज रविंद्र जी 2 सवाल और है छोटे छोटे। जी आप बड़े करी सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जी सर। पहला सवाल ये है कि अभी तक मैं जो माहौल देख रहा था आज के पहले तक, 2 सीटें ऐसी थी मध्य प्रदेश लोकसभा जहां लीड को लेकर बड़ी वो थी कसमकस कि किसकी लीड ज़्यादा रहेगी। एक थी खजुराहो और दूसरी थी विदिशा। दोनों नेता पूरा जोर लगा रहे थे कि हमारी लीड ज़्यादा होगी, और ये भी एक संभावना है कि जिसकी लीड ज़्यादा होगी दिल्ली में उसका वजन भी ज़्यादा होगा। अब ये तीसरी सीट आ गई इंदौर। इंदौर में तो आपको बम्पर लीड मिल जाएगी क्योंकि अब तो मैदान ही खाली है, उसका खजुराहो में मैदान खाली है। अब ऐसा कि शिवराज जी तीसरे नंबर पर चलेगा लीड के मामले। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में कभी भी इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं होती कि किसके नंबर कितने हैं। हम सबकी एक ही प्रतिस्पर्धा है, वो है प्रतिपक्ष के साथ में, और उस प्रतिस्पर्धा में हमारा लक्ष्य है अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार, हर मतदान केंद्र पर पिछले चुनाव की तुलना में 370 से अधिक मत बढ़ाना, मोदी जी को फिर देश की कमान सौंपने के जनता से प्रार्थना कर कह तो रहे हो 370 बढ़ाना, लेकिन रिजल्ट तो हम देख रहे हैं कि लोग कम जा रहे हैं। सर रिजल्ट आ गए क्या सर? परिणाम आ गए? परिणाम नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर कि आप मतदान प्रतिशत नहीं सर उसी बात का सर, मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा तो इसका आशय है कि जो प्रतिशत घटा उससे भारतीय जनता पार्टी घट गया। ये तो हमने कभी नहीं कहा। तो फिर कैसे हमने ये नहीं कहा सर। मेरा ये क्योंकि परसेंटेज कम है इसलिए लग रहा है कि इस बार आपकी जो जीत की लीड है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जीत की लीड है वो भी कम हो जाएगी। सर मेरा आग्रह है कि सब अनुमान है, तो वो तो ईवीएम में पैक हो गया, 4 जून को सामने आएगा। 4 जून को जब परिणाम, सर मेरी बात तो हो जाए, 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो आपको देश के 85 लाख मतदान केंद्र, 85 लाख,
हर मतदान केंद्र पर पिछले चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी को 370 नहीं उससे अधिक मत मिलेंगे, ये तय। अब हम 4 जून को बात करेंगे। एक खबर बड़े अखबारों में छपी है, मैं जो एज ए प्रवक्ता जानना चाहता हूं कि इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। ये छपी है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान कम होगा वे मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। सूत्रों के अनुसार ये बात सही है, कोई बयान नहीं है, लेकिन ये अमित शाह जी के हवाले से ये खबर मीडिया में कोट हुई है। आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। ऐसे भाजपा प्रवक्ता, आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रही है? उन जिनके यहाँ कम वोट मिलेंगे या भाजपा को कम वोट मिलेंगे, क्या वो मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं रहेंगे? रविंद्र जी, मैंने सूत्र पहले गणित में और विज्ञान में सुने थे, पर पिछले कुछ समय से पत्रकारिता में सूत्र बहुत आ गए। तो सूत्र क्या कह रहे हैं वो सूत्र जाने। मंत्रिमंडल का गठन 2 लोगों का अधिकार होता है, राज्य के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री का, देश के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का, और वो अपने संगठन से परामर्श करते हैं और परामर्श करके तय करते हैं कि किस निर्वाचित प्रतिनिधि को, यदि विधायक है तो राज्य में और यदि सांसद है तो देश में मंत्री बनाना है। यही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी पालन करती है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सम्मत प्रक्रिया यही है। तो जब अवसर आएगा, मंत्रिमंडल गठन का विषय कोई आएगा, तो मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तय करेंगे संगठन से चर्चा करके। बस एक आखिरी सवाल जी मेरा, और वो ये है कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं एक और दूसरी ओर तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस लुटेरों का संगठन है, ये सब सत्य। और दूसरी ओर 25 ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस नेता जिनको ईडी में फंसे थे, यहाँ सब फंसे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और नरेंद्र मोदी जी के आसपास हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं है क्या? रविंद्र जी देखिए, अब आप पूरी प्रक्रिया को समझिए। भाजपा में आने के बाद बदल जाता है। मैं आ रहा हूँ सर, उसी बात पर आ रहा हूँ। आपकी बस सवाल का उत्तर दे रहा हूँ सर, आए इसे आपके लिए से आपके साथ हूँ। आप प्रक्रिया समझिए। कोई जांच एजेंसी ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। अभी अरविंद केजरीवाल के उदाहरण से समझते हैं तो आपके दर्शकों को समझ में आएगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार करके ईडी किसके निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई करी? जेल किसने भेजा केजरीवाल जी को? जमानत कौन नहीं दे रहा? कौन से कहां तक के कोर्ट ने? देश के सुप्रीम कोर्ट तक। तो हर भ्रष्ट अपराधी के मामले में यही प्रक्रिया है। उसका बेल, उनका कन्विक्शन, उनका एक्विटल, उनका क्लोजर बिना कोर्ट की अनुमति के इस देश के संविधान में संभव ही नहीं है। तो जो भी लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, यदि आज वो भारतीय जनता पार्टी में है तो वो न्याय प्रक्रिया के तहत ही, यदि किसी को क्लीन चिट मिली तो उसके तहत मिली है। देखिए वहाँ तो ईडी कई बार सपोर्ट करती है, कई बार ईडी विरोध ही नहीं करती। जिनसे जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं उनकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं करती ईडी कोर्ट में। रविंद्र जी, न्याय की परिधि में जाने के बाद ईडी को सपोर्ट और विरोध का औचित्य समाप्त हो जाता है। न्याय नैतिकता के आधार पर जो लोग ईडी में फंसे हैं, सीबीआई में फंसे हैं, भ्रष्ट हैं, आरोप हैं, क्या उन्हें इस तरह से शामिल पार्टी में करना चाहिए? सर, नैतिकता के आधार पर एक व्यक्ति जेल से मुख्यमंत्री है, 30 दिन करीब हो गए, ये नैतिकता है सर? वो व्यक्ति जो कहता था कि आपने भेजा है, मतलब आपकी सरकार ने भेजा है। फिर मैंने वही बात सर, कोर्ट ने भेजा। ईडी देखिए, आज आरोप तो यही लग रहा है कि ईडी, सीबीआई। रविंद्र जी, मेरे सिर्फ ये आग्रह, मैंने आपसे इसलिए उदाहरण दिया आपको कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में है न्याय व्यवस्था के आदेश से। न्याय व्यवस्था को लगता है कि प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध ऐसे प्रमाण है, मनी ट्रेल है 100 करोड़ की, जिसमें कितना माल केजरीवाल जी ने हजम किया वो दिखता है। तो कोर्ट तय कर रहा है ना सर। भारतीय जनता पार्टी ईडी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं है। कोर्ट ने तय किया केजरीवाल जी जेल में, और कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी, संजय सिंह जमानत पर है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द कर दी, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत रद्द कर दी। तो मुझे लगता है इस चीज़ को सबको और सब समझते हैं। इसीलिए लगातार पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्ष पराजित है। 53-52 सीटें आई थी 14 में, अब आई 44, अब उससे घट के आने वाली क्यों आने वाली है कि आपको लोकतंत्र अधिकार है अभिव्यक्ति का, आपको जो बोलना है बोलो, पर जनता समझदार है। जो आपने कहा ना, परिपक्व जनता, वो जानती है कि ये सनातन विरोधी, परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाले लोग ये आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट बोन को देंगे, पैसा लूट ले जाएंगे, इसलिए पराजित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पंकज चतुर्वेदी, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नहीं, मैं कहूँगा ये प्रखर प्रवक्ता हैं, जो बड़ी स्पष्टता के साथ और दमदारी के साथ अपना पक्ष रखते हैं। आज उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए मतलब सहमति दी, मैं उनका आभारी हूं। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।